नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में किया गया औपचारिक स्वागत। शेख हसीना ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी जी को दी श्रद्धांजलि। दोनों देशों के बीच आज नई दिल्ली में होगी द्विपक्षीय वार्ता। नई दिल्ली में आज होगी जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई अहम मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत का आज अंतिम दिन, कोर्ट में होगी पेशी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा करने वालों के पास बंदूक रखने पर प्रतिबंध रखा बरकरार। उधर दक्षिण अर्कान्सास के सुपरमार्केट में गोलीबारी में 3 की मौत, 10 जख्मी। और T20 विश्व कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगी भिड़ंत। वहीं दूसरे मुकाबले में अमेरिका और वेस्ट इंडीज होंगे आमने सामने। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शेख हसीना का आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने इस दौरान राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। शेख हसीना ने आगंतुक पुस्तिका पर अपने विचार भी साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर केंद्रित होगी। पिछले कुछ वर्षों में भारत और बांग्लादेश के बीच समग्र रणनीतिक संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत बांग्लादेश एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है और ये सहयोग सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, संपर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा और समुद्री मामलों तक फैला हुआ है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरुण, हम लगातार बता रहे हैं कितने महत्वपूर्ण ये दोनों देशों के जो रिश्ते हैं कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने प्रगाढ़ हैं, और जिस तरह की आज द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है, ये रिश्ते और भी ज्यादा नई ऊंचाइयों पर जाएंगे। बिल्कुल शैला, आपसे कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की मुलाकात होगी यहाँ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक के लिए। और माना जा रहा है कि कई क्षेत्रों के अंदर समझौते होने की संभावना है, जिसमें कनेक्टिविटी, ऊर्जा ये प्रोमिनेंस रखते हैं। आपको ये भी बता दें कि 15 दिन के अंदर लगभग ये शेख हसीना का भारत का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी उन्होंने शिरकत की थी और चुनिंदा जो वर्ल्ड लीडर्स जो भारत आए थे उनमें शेख हसीना भी शामिल थी। और साथ ही साथ अब ये पहली स्टेट विजिट आप कह सकते हैं मोदी 3.0 की किसी भी फॉरेन लीडर की जो कि भारत के अंदर है। तो दिखाता है कि भारत बांग्लादेश को कितनी प्रोमिनेंस या फिर एक तरह से प्रोमिनेंस देता है और बांग्लादेश के लिए भी कितनी इंपॉर्टेंस है भारत के नजरिए से। दूसरा
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको यूं समझते हैं कि जब शेख हसीना अपने 4th कंसेक्यूटिव टर्म में जब आई थी, जब रीइलेक्ट होकर के वापस आई थी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले वर्ल्ड लीडर थे जिन्होंने शेख हसीना को कांग्रेचुलेटरी पोस्ट या फिर कांग्रेचुलेटरी मैसेज दिया था। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि दोनों जो देश हैं आपस में कितने कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कैसे नई जो रिश्तों को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आगे प्रतिबद्ध हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकल करके ये आती है कि क्योंकि दोनों ही लीडर्स का ये न्यू रेजिम है, इस नए रेजिम के अंदर दोनों ही नेता माना जा रहा है कि अपने जो मल्टीफैसेटेड जो रिलेशनशिप है भारत बांग्लादेश का, उसको एक तरह से रिव्यू करेंगे। तमाम क्षेत्रों को, चाहे आप एनर्जी से जुड़े हुए क्षेत्रों की बात करें, डिजास्टर रेजिलिएंट की क्षेत्र से जुड़े सेक्टर की बात कर लीजिए, या फिर आप एनर्जी और कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, तो इन तमाम जो क्षेत्र हैं इस पर फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। अब से कुछ ही देर के अंदर दोनों नेताओं की मुलाकातें हैदराबाद हाउस में होने जा रही है। अरुण, देखा जाए तो अगर हम व्यापार की दिशा में देखें तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। व्यापार की दिशा में देखा जाए, वाणिज्य की दिशा में देखा जाए, आज की मुलाकात कुछ खास और ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं शैला कि भारत और बांग्लादेश दोनों ही एशियन रीजन के अंदर एक तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन बांग्लादेश के सामने इस समय पर चुनौती है। और ये विजिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज एक तरफ जब बांग्लादेश के सामने कुछ घरेलू चैलेंजेस हैं, जैसे कि हाई इन्फ्लेशन, बैंकिंग लिक्विडिटी क्रंच, ये कुछ घरेलू चैलेंजेस है जिसको बांग्लादेश इस समय पर फेस कर रहा है। तो ऐसे में भारत की ओर अभी बांग्लादेश देख रहा है कि आखिरकार फाइनेंशियल मोर्चे के ऊपर या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के साथ कैसे साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट है जैसे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो शेख हसीना के हैं, उन्होंने कल क्लियरली इंडिकेट कर दिया था कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की दिशा के अंदर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को बढ़ाने की दिशा के अंदर भारत और बांग्लादेश की ये बैठक काफी ज्यादा डोमिनेंस ये मुद्दे रह सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट और कैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। इस बात को हम जानते हैं कि भारत ने पिछले 8-9 साल के अंदर लगभग $8 बिलियन के आसपास की लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड किया है। तो चाहे एलओसीज जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसको एक्सटेंड करने की बात हो, कंडीशंस को और बेहतर बनाने की बात हो, इस बात पर फोकस रह सकता है। साथ ही साथ कैसे नया मार्केट और बड़ा मार्केट मिल सके बांग्लादेश को भारत के अंदर, और इस बात पर फोकस रह सकता है। साथ ही साथ भारत के लिए बांग्लादेश बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। चाहे मोंगला पोर्ट की आप बात कर लीजिए, भारत अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा रहा है, एनहांस कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो स्ट्रेटेजिकली वो मोंगला पोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। जहां तक भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अगर बात की जाती है, बिकॉज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गेटवे को विस्तार करना भारत की एक प्राथमिकता रहता है। तो इस लिहाज से ये जो विजिट है दोनों ही देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकती है, खास तौर पर जब दोनों लीडर्स के न्यू रिजीम एक तरह से शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां से अरुण, अगर देखा जाए तो सुरक्षा, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के जो हैं वो एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। अगर आज के समझौतों की बात की जाए तो कौन कौन से क्षेत्रों में समझौते होने की उम्मीद है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया शैला कि मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप है भारत और बांग्लादेश का, कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोऑपरेशन है। आप देखिए, पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात कर लीजिए, स्टूडेंट एक्सचेंज की बात कर लीजिए, बांग्लादेश तीसरे नंबर पर आता है जहां से जो वहां के जो स्टूडेंट है भारत में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। जहां तक कल्चरल एस्पेक्ट की बात की जाए तो देखिए डिजिटल कॉन्टेंट को शेयर करता है, डिजिटल गैलरी को विकसित किया है भारत और बांग्लादेश ने। जहां तक मुजीबुर रहमान की बात हो और महात्मा गांधी की बात हो, ताकि यंगस्टर्स जो आपकी युवा पीढ़ी है वो एक तरह से डिजिटल कॉन्टेंट को शेयर करके एक तरह से इतिहास को, जो एक रिच इतिहास है भारत बांग्लादेश का, उसको जान सके। तो साथ ही साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के लिए हमने देखा कि 2023 काफी इंटरेस्टिंग रहा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था, बिकॉज जो रेल लिंक परियोजनाएं हैं उसको कहीं ना कहीं कैपेसिटीज बढ़ती हुई दिखाई दी थी। हमने देखा था कि जो इंडिया बांग्लादेश जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एनर्जी के लिहाज से, क्योंकि जो बांग्लादेश की जो डिपेंडेंस है, जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है, काफी ज्यादा कम करता है। सीधी जो एनर्जी सप्लाईज है वो बांग्लादेश तक पहुंच पाती है, इससे पहले तक रेलवे के माध्यम से पहुंचाई जा रही थी। तो चाहे एनर्जी हो, कनेक्टिविटी हो, यानी कि रेल जैसी परियोजना हो, रोड को डेवलप करने की परियोजना हो, चेक पोस्ट को डेवलप करने की परियोजना हो, तो एक तरह से मल्टीपल एस्पेक्ट पर फोकस रहता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आप ब्रॉड कॉन्टोर्स को पढ़ेंगे तो एनर्जी, कनेक्टिविटी और इकोनॉमी, जिसमें कि लाइन ऑफ क्रेडिट भी शामिल है, इस पर कहीं ना कहीं डोमिनेंस और फोकस रहता हुआ दिखाई देगा, जहां तक आज दोनों नेताओं की बैठक की बात की जाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आप अपनी नज़र बनाकर रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे, ज़्यादा अपडेट लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH।
जल्दी जल्दी पैसे डबल। ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दिया है। इस साल फरवरी में ये कानून पारित हुआ था। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। लोक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा दी जाएगी और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं शामिल होंगी। अगर कोई भी संस्था पेपर लीक में शामिल है तो उसकी संपत्ति नष्ट करने और परीक्षा का पूरा खर्चा उसी संस्थान से वसूलने का नियम है। इस कानून के तहत आरोपी को जमानत का प्रावधान भी नहीं है। डीएसपी या फिर असिस्टेंट कमिश्नर से छोटे पद पर काबिज कोई भी अधिकारी इस कानून के तहत जांच नहीं कर सकता है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक होगी। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इससे पहले जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हुई थी। जीएसटी परिषद समय समय पर जीएसटी व्यवस्था से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए ये बैठक करती है, जिसमें कर की दरें, नीतिगत बदलाव और प्रशासनिक मुद्दे शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद कर ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करती है कि ये देश के आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप हो और व्यवसायों पर कर का बोझ कम करें। और आपको बता दें कि जून महीने में रोजगार सृजन के मोर्चे पर एक बेहद अच्छी खबर है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में मांग बढ़ने से जून महीने में 18 सालों में सबसे तेज गति से रोजगार सृजन हुआ है। HSBC के एक सर्वे के अनुसार जून में भारत का कंपोजिट PMI 60.9 दर्ज किया गया है, जो कि मई महीने में 60.5 दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि 50 से अधिक PMI अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग और रोजगार सृजन को दर्शाता है। लगातार 35 महीनों से भारत से परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि PMI में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कंपोजिट PMI के ये शुरुआती आंकड़े हैं, जिसमें बाद में बदलाव भी संभव है। सेवा क्षेत्र में भी मांग में तेजी बरकरार है। सर्वे में कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में तेजी दर्ज की गई है, जबकि एक्सपोर्ट मांग में थोड़ी सुस्ती नजर आई है। मांग बढ़ने से कंपनियों पर नौकरी देने का दबाव बढ़ा है और रोजगार सृजन की रफ्तार 18 सालों में सबसे तेज नजर आई है। S&P ग्लोबल हर महीने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों ही सेक्टर्स में काम कर रही कंपनियों का सर्वे कराता है और दोनों सेक्टर के मिले जुले प्रदर्शन को कंपोजिट PMI इंडेक्स के तौर पर जारी किया जाता है। और अजय मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक बेहद अच्छी खबर कह सकते हैं हम इसे। बिल्कुल सही कहा आपने, रोजगार के मोर्चे पर तो अच्छी खबर है ही है। और PMI जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे सेक्टर्स में जो मांग है उसका एक पैमाना होता है, जो कि HSBC S&P ग्लोबल की तरफ से जारी किया जाता है। और ये एक तरह का सर्वे है जिसमें 400 कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग की और करीब इतनी ही कंपनियां 400 कंपनियां सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी होती हैं। उनसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी मांग में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, नए ऑर्डर्स आपको मिले हैं कि नहीं, साथ ही साथ
रोजगार के ऊपर आप क्या असर देखते हैं, आने वाले भविष्य में आपकी मांग को लेकर के क्या आपका अनुमान है, साथ ही साथ महंगाई के मोर्चे पर आपको क्या लगता है। सारी कंपनियों से सर्वे के बाद ये जो इंडेक्स निकाला जाता है, अगर 50 से ऊपर होता है इसका मतलब है पॉजिटिव संकेत है और अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने से जो रोजगार है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। और ये जून के जो कंपोजिट इंडेक्स जारी किए गए हैं वो 60.9 है। आपको बताएं कि 35 महीनों से लगातार ये पॉजिटिव जो आंकड़े हैं वो आ रहे हैं भारत के बारे में, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विसेज सेक्टर में दोनों में ही बढ़त देखी जा रही है। ये एक अच्छी खबर है। और आगे जाते हुए कंपनियों ने उम्मीद जताई है कि थोड़ा सा इनपुट कॉस्ट उनका ज़रूर बढ़ सकता है। लेबर और इनपुट कॉस्ट को लेकर उन्होंने थोड़ी सी चिंता जताई है, लेकिन पॉजिटिव आउटलुक अभी भी बरकरार है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता है। रोजगार के मोर्चे पर वाकई कितनी अच्छी खबर है, लेकिन कितने रोजगार पैदा हुए ये इस बात का संकेत नहीं है। केवल ये इंडेक्स होता है जिसमें ये केवल अनुमान लगाया जाता है या फिर आप कहें कि इस तरह की आशा व्यक्त की जाती है कि रोजगार में सृजन हुआ है। रोजगार के जो आंकड़े हैं तो आपको EPFO या फिर ESIC या जो कंपनियां प्राइवेटली डिस्क्लोज करती हैं उसके जरिए आपको मिल सकते हैं। तो लेकिन रोजगार को लेकर के अनुमान जो है वो सकारात्मक है। अजय जी, आज जो है GST परिषद की भी एक 53वीं जो बैठक है वो होने जा रही है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें भी विचार विमर्श होने जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग और टैक्सेशन जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होने की संभावना है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए शैला, ये जो GST की परिषद की बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि ये NDA गवर्नमेंट बनने के बाद ये पहला फैसला लिया गया था जब GST काउंसिल की बैठक का ऐलान किया गया था। यानी जो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिस पर लगातार सरकार फोकस करती रही है, उसको लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया कि सरकार बनने के तुरंत बाद GST काउंसिल की मीटिंग बुलाने का फैसला लिया गया। अब ये मीटिंग कब बुलाई गई है? ये मीटिंग उस वक्त बुलाई गई है जब आपका बजट करीब करीब 1 महीने दूर खड़ा नजर आ रहा है। तो आज की जो मीटिंग है करीब 10 बजे आज सुबह शुरू हो चुकी है। इस वक्त भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है और पहले सेगमेंट में 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है। पहले सेगमेंट में जो GST जो बजट से रिलेटेड जो सिफारिशें हैं उन पर चर्चा की जाएगी कि राज्यों को क्या ज़रूरतें हैं बजट के लिहाज से। तो उम्मीद ये की जा रही है कि राज्यों को जो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है उसका दायरा बढ़ सकता है, उनको कितने समय के लिए ग्रांट दी जाए उसका दायरा बढ़ सकता है। GST को लेकर के कुछ जो सिफारिशें हैं वो भी राज्य सरकारें कर सकती हैं। तो बजट से एक उम्मीदें हैं और दूसरा GST काउंसिल में कैसे नियमों को और आसान बनाया जाए और जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के नोटिस जा रहे थे कंपनियों के पास में अधिकारियों के द्वारा, उसको कैसे हैंडल किया जाए और उसको और ज़्यादा आसान कैसे बनाया जाए उस पर लेकर के विचार विमर्श हो सकता है। ये कंपनियों को डायरेक्टली प्रभावित करता है और बड़ी संख्या में जो इनडायरेक्ट टैक्स कंपनियां देती हैं, इसलिए ये अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑनलाइन गेमिंग पर चर्चा होगी या नहीं होगी, 28% को घटा करके 18% किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये एक अभी थोड़ा सा स्पेकुलेशन वाली बात होगी, उस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है ऑनलाइन गेमिंग पर चर्चा बाद में की जाए। अभी जो फौरी तौर पर चर्चा होनी है GST के पूरी जो परेशानियां आ रही हैं उसको कैसे आपको और ज़्यादा सरल बनाया जाए उस पर ज़्यादा फोकस नजर आता है। शाम को 6 बजे करीब वित्त मंत्री शायद मीडिया के साथ मुखातिब होंगी, तो फिर राज्यों की सिफारिशों और जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं उस पर और भी खुलासा हो पाएगा। बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोट से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए DT न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DT न्यूज़। आपको बता दें कि आज श्री अमरनाथ जी की प्रथम पूजा की गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रथम पूजा में वर्चुअल रूप से भाग लिया। तो आपको बता दें कि प्रथम पूजा की गई और इस प्रथम पूजा में वर्चुअल रूप से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भाग लिया। इस वर्ष श्री अमरनाथ जी की यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है।
और 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगी। मान्यता है कि श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज़। भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाई पाव भाजी लाजवाब। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण। साथ ही ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें आज देवस्थान पूर्णिमा है। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा से 2 हफ्ते पहले देव स्नान किया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ के साथ ही बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी को भी विशेष स्नान कराया जाता है। स्नान से पहले इन तीनों की भव्य और आकर्षक यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे स्नान यात्रा भी कहते हैं। इस अवसर पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। और आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र स्नान किया। इस पूर्णिमा को वट सावित्री पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन स्नान दान करना सबसे फलदायी भी माना जाता है। साथ ही वट वृक्ष की भी पूजा की जाती है। और असम के नीलाचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या धाम में आज से महाअम्बुबाची मेला शुरू हो गया है। असम सरकार और कामाख्या मंदिर प्रबंधन समिति ने अम्बुबाची मेले के लिए कई विशेष प्रबंध किए हैं। ये मेला 26 जून तक चलेगा। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर में आयोजित एक वार्षिक हिंदू मेला है। देश भर से लाखों भक्त इस मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।